ओम शांति। सृष्टि चक्र या समय के चक्र के खगोलीय रहस्य के पहले सत्र में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि ये जो स्वस्तिका का चिन्ह है, इस स्वस्तिका का चिन्ह में इस चिन्ह का जितना ज़्यादा महत्व आध्यात्मिकता में है, उससे कहीं ज़्यादा इस चिन्ह का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से इस स्वस्तिका के चिन्ह का क्या महत्व है, इस मॉडल के द्वारा हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारे इस सृष्टि पर निरंतर 3 प्रकार की घटनाएं घट रही है। एक है ऐतिहासिक घटना, दूसरा है भौगोलिक घटना और तीसरा है खगोलीय घटना, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। और इन तीनों घटनाओं के अंदर इस सृष्टि की सारी घटनाएं इसी के अंदर आ जाती, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अर्थात ये जो पूरी दुनिया का, इस सृष्टि का खेल है, केवल 3 बातों का ही खेल है: इतिहास, भूगोल और खगोल। इतिहास का मतलब होता है हु इज हु, कौन। भूगोल का अर्थ होता है कहां, और खगोल का अर्थ होता है कब, कौन, कहां और कब। अब विज्ञान कहता है कि ये जो दुनिया है, ये कारण और परिणाम की दुनिया, कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन, एफर्ट एंड रिजल्ट, इसी को ही आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है कर्म और फल की दुनिया। बात एक ही है। अब चूंकि इस दुनिया में बिना कारण का कुछ भी नहीं होता है, तो जरूर ये जो तीनों घटनाएं निरंतर घट रही है, इसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। तो इसके पीछे मूल कारण है हमारे इस साकार मनुष्य लोक। 3 लोक का चित्र हम सभी ने देखा है। ये 5 तत्वों की दुनिया, ये साकार मनुष्य लोक है। इस साकार मनुष्य लोक की 3 विशेषताएं हैं। इसमें से सबसे पहली विशेषता है लाइट। इस मॉडल में बीच में जलती हुई एक लाइट दिखाई गई है। ये सूर्य को सिंबलाइज करते हैं, सूर्य दिखाया गया है। चूंकि दुनिया में सूर्य का प्रकाश है, इसलिए दुनिया दिखाई देती है, दृश्यमान है, विजिबल है। दूसरी विशेषता है साउंड, आवाज। चूंकि दुनिया में आवाज है, इसलिए हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने विचारों की लेन देन कर सकते हैं। और तीसरी विशेषता है गति, मोशन, गति, मूवमेंट, मोशन। चूंकि दुनिया में गति है, इसीलिए ये दुनिया परिवर्तनशील है। अगर दुनिया में गति नहीं होती तो परिवर्तन भी नहीं होता। परंतु हम अनुभव करते हैं कि हमारी सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि यहाँ गति है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन सी विशेषता के कारण कौन सी घटना घट रही है। तो हम आपको बताएं कि सूर्य के प्रकाश और गर्मी के कारण, सूर्य के हीट एंड लाइट के कारण ही हमारे इस सृष्टि पर भौगोलिक घटनाओं का निर्माण होता है, भूगोल का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश और गर्मी के कारण। उदाहरण के लिए, चूंकि सूर्य का प्रकाश है, इसीलिए ही तो दिन और रात हो रहे हैं ना, ये भौगोलिक घटना है। चूंकि सूर्य की गर्मी है, इसलिए मौसम बदल रहे हैं, ये भी भौगोलिक घटना है। इसके अलावा जितने भी भौगोलिक घटना घटती हुई प्रतीत हो रही है, उसका कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका मूल कारण सूर्य के प्रकाश और गर्मी ही है। दूसरी बात, आवाज, साउंड। हम मनुष्यों के शब्दों से इतिहास की रचना होती है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि महाभारत कैसे बना, न द्रौपदी के वो 2 शब्द ही तो थे। रामायण कैसे बना,
मंथरा के वो 2 शब्द ही तो थे। चलिए उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए एक तरफ कर दें, तो भी अभी वर्तमान समय कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घट रही है कि जिस परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हम बाबा के बच्चों के सामने परमात्मा के बोल रहा है। रोज सवेरे हम मुरली सुनते हैं, वो क्या है? वो परमात्मा के महावाक्य हैं, ईश्वरी महावाक्य हैं। और उन महावाक्यों से स्वर्ग का निर्माण हो जाता है, सतयुग का निर्माण हो जाता है। इससे बड़ी ऐतिहासिक घटना और क्या हो सकती है? शब्दों से इतिहास बनता है। अब तीसरी बात, गति। गति के कारण हमारे सृष्टि पर खगोलीय घटनाओं का निर्माण होता है। अब खगोलीय घटना का अर्थ क्या होता है? खगोलीय घटना का मतलब होता है अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियां, और इसी के आधार पर ही ज्योतिष विद्या का निर्माण हुआ है। तो खगोलीय घटना से ही ज्योतिष विद्या बना है। अब ये जो मॉडल है खास करके गति के ऊपर केंद्रित है, खगोलीय घटना के ऊपर केंद्रित है। गति, यहां पर 3 प्रकार की गति दिखाई गई है। 3 प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है और 3 प्रकार की गति पृथ्वी की भी होती है। तो आत्माओं की 3 गति को स्वस्तिका के चिन्ह के चित्र में दिखाया गया और पृथ्वी की 3 गति को इस मॉडल में। तो पहले हम आपको आत्माओं की 3 गति के बारे में बताएंगे, जो हम बाबा के बच्चे जानते हैं, परंतु उसको हम थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से बताएंगे। देखिए, ये जो स्वस्तिका का चिन्ह है, इसका इस चिन्ह का जो राइट हैंड साइड है, सत्युग त्रेतायुग, इस भाग को सृष्टि चक्र का पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है। ये पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ पर कोई नेगेटिव बातें होती ही नहीं है। और इसी पॉजिटिव साइकिल को ही आध्यात्मिक भाषा में स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि सुख की दुनिया है, यहाँ पर कोई दुख की बातें होती ही नहीं है। और इस समय के दौरान आत्माओं की सदगति होती है। सदगति, सदगति माना आत्माओं का सर्वोच्च पवित्रता की स्थिति, जिसको कहते हैं सतो प्रधान अवस्था। तो यह है सदगति। अब स्वस्तिका के चिन्ह का जो लेफ्ट हैंड साइड है, द्वापर कलयुग, इस भाग को सृष्टि चक्र का नेगेटिव साइकिल कहा जाता है और इसी नेगेटिव साइकिल को ही नरक कहा जाता है। और इस समय के दौरान आत्माओं की दुर्गति होती है। दुर्गति माना आत्माओं की रजो और तमो प्रधान स्थिति। अब कलयुग पूरा होने के बाद सतयुग तो आना ही है, क्योंकि सृष्टि चक्र है। अगर कलयुग में सृष्टि रुक जाए तो चक्र सिद्ध ही नहीं होता। तो कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, ये अवश्यंभावी है। परंतु कैसे आएगा? अपने आप तो नहीं आएगा। तो कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए, इस महापरिवर्तन का दिव्य कर्तव्य करने के लिए, कलयुग का अंत सतयुग के आदि, दोनों युग के बीच का एक समय है, जिसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। और इस समय स्वयं निराकार शिव परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अब अवतरित तो हो चुके और अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। तो परमात्मा इस समय आकर के हम आत्माओं को कलयुग के दुखों से, दुर्गति से छुड़ा करके गति प्रदान करते हैं, जिसको मुक्ति भी कहा जाता है। तो गति, सदगति और दुर्गति, ये 3 प्रकार की गति आत्माओं की होती है। और आत्माओं की ये तीनों गति निर्भर करता है हमारे कर्मों की गहन गति के ऊपर। तो कर्म एवं कर्म का फल, इसका सीधा संबंध हमारे कर्म भूमि पृथ्वी से लगता है। तो पृथ्वी की भी 3 प्रकार की गति होती है। पृथ्वी की पहली गति है कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूम रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, जिसके कारण दिन
और रात होते हैं। अब पृथ्वी की दूसरी गति यह है कि पृथ्वी एक ही जगह खड़ी खड़ी नहीं घूम रही है, घूमती हुई आगे भी बढ़ रही है और सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में एक बार कर लेती है, जिसको वर्ष का चक्कर या ऋतु चक्कर भी कहा जाता है। अब ये दोनों गति तो हम मनुष्यों को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये दोनों गति हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के भीतर आता है, हम इसको अनुभव कर सकते हैं। परंतु इन दोनों गति के अलावा पृथ्वी की एक तीसरी गति भी होती है, जो मनुष्यों को नहीं मालूम, वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो तीसरी गति बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गुह्य है और हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के बाहर है। इसीलिए उस तीसरी गति का ज्ञान सिवाय निराकार शिव परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस चक्र से ही बाहर है। तो अब परमात्मा ने जो पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में हमें बताया है, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक होगा कि जब 365 दिन में पृथ्वी ने सूर्य का एक वर्ष का चक्कर पूरा कर लिया, तो उस एक वर्ष के चक्र को सूर्य का संपूर्ण चक्कर नहीं कहा जाता है। पृथ्वी ने सूर्य की एक परिक्रमा लगाई एक साल में, तो वो जो एक साल का चक्कर है सूर्य का संपूर्ण चक्कर नहीं है, वो सूर्य का केवल एक आंशिक चक्कर है। इट इज ए पार्टली साइकिल, नॉट कंप्लीट साइकिल। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 से 10 गुना बड़ा है, बहुत विशाल है, जो कि यहां दिखाना संभव नहीं है। तो इतने बड़े विशाल सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी एक छोटा सा कंकर के जैसा है। उदाहरण के लिए अगर हम एक बड़ा बॉल ले लेते हैं, तो ये आपके सामने एक बॉल रखा है। अगर इस बॉल के ऊपर एक चॉक पीस लेकर के इस बॉल के बीचों बीच इसके बॉल के सेंटर लाइन को मेंटेन करते हुए अगर हमने एक लकीर खींच दिया, तो इस बॉल के बीचों बीच एक परिधि की लकीर खींच जाएगी, वन लाइन ऑफ सर्कमफरेंस। तो एक परिधि की लकीर खींच जाने से पूरा का पूरा बॉल चौक से सफेद तो नहीं हो जाएगा ना। जितनी मोटी चौक है केवल उतनी मोटी लकीर खींच जाएगी बस। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य भी एक बहुत बड़ा बॉल है, गैस का बॉल है। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों का निरंतर विस्फोटन हो रहा है। तो हमारा सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा बॉल है। जैसे ये बॉल है, इसी को सूर्य मान लीजिए, बहुत बड़ा गैस का बॉल है, और हमारी पृथ्वी उसी छोटी चॉक पीस के समान है। तो एक साल के दौरान हमारी छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य के बीचों बीच, सूर्य के सेंटर लाइन में पृथ्वी एक साल में केवल सूर्य का एक परिधि का ही चक्कर लगा पा रही है। एक साल में पृथ्वी सूर्य का केवल एक लाइन ऑफ सर्कमफरेंस ही कवर कर पा रही है एक साल में। तो एक साल में छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का पूरे 360 डिग्री का स्फेरिकल सरफेस एरिया कवर नहीं कर पा रही है एक साल में। इसीलिए उस एक वर्ष के चक्र को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल एक अंश का चक्कर कहा गया है, न कि संपूर्ण चक्र। अब वो संपूर्ण चक्कर कैसे होगा? होना जरूर है, क्योंकि गति सृष्टि का नियम है। तो वो संपूर्ण चक्कर पूरा होने के लिए ये जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रहे, ये ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट भी धीरे धीरे खिसकता है, ये भी मूव होता है, ये भी घूमता है। आप देख रहे हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, घूमती हुई सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, और साथ साथ में ये ऑर्बिट भी शिफ्ट हो रहा है बहुत धीमी गति से। यही पृथ्वी की तीसरी गति है।
जिसको बाबा मुरली में अक्सर कहा करते हैं कि ड्रामा जूम मिसल चलता है। तो जूम मिसल क्या चलता है न, जूम मिसल धीरे धीरे ये ऑर्बिट खिसकता है। तो शिव बाबा ने इस तीसरी गति की स्पीड भी बता दी है ना, जूम मिसल, और ये कांस्टेंट एक रस गति से चल रहा है ना। तो ये यही तीसरी गति है। अब इस ऑर्बिट को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें यहां से गोल दिखेगा, ऊपर से गोल दिखेगा, और इधर से गोल दिखने वाली ऑर्बिट को अगर आप सामने से देखेंगे तो यही गोल ऑर्बिट सामने से आपको एक लकीर नजर आएगी। एक लकीर, उदाहरण के लिए जब हम भोजन करते हैं ना तो ये थाली गोल दिखती है, प्लेट गोल दिखती है ना। भोजन करने के बाद जब थाली को धो करके हमने रैक में खड़ा रख दिया तो बाजू से गोल दिखने वाली थाली सामने से तो एक लकीर ही दिखेगी ना। तो ठीक इसी प्रकार से इस स्वस्तिका के चिन्ह में जो दो बड़ी लकीरें खींची गई है, एक खड़ी लकीर वर्टिकल, दूसरा ये आड़ी लकीर हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों बड़ी लकीरें क्यों दी गई, इसका मतलब क्या है, ये दोनों बड़ी लकीरें वास्तव में इसी गोल ऑर्बिट के इसी लकीर का ही रिप्रेजेंटेशन है जो सामने से दिखाई दे रही है। अब देखिए, अब चूंकि गति सृष्टि का नियम है इसलिए ये लकीर तो कहीं भी रुकेगी नहीं। आप देख रहे हैं ये लकीर अभी खड़ी होने के जा रही है वर्टिकल। अब यही लकीर घूमते घूमते आड़ी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, परंतु इस खड़ी लकीर को आड़ी हो जाने के लिए 1250 वर्ष लग जाते। इसका मतलब यह हुआ हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल 90 डिग्री 90 डिग्री स्फेरिकल सरफेस एरिया को कवर करने के लिए पृथ्वी को 1250 वर्ष लग जाते। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का पूरे 360 डिग्री का एक संपूर्ण चक्कर पूरा करने में हमारी पृथ्वी को 5000 वर्ष लग जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस स्वस्तिका के चिन्ह में बीच के ये दोनों लकीर के अलावा 4 छोटी लकीरें भी खींची गई है। इसका मतलब क्या है, ये 4 छोटी लकीरें वास्तव में हमारे पृथ्वी का ये जो नॉर्थ पोल है, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है एट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। नॉर्थ पोल, देखिए आपने जब कभी भी ग्लोब के मॉडल को देखा होगा, हमेशा आपने यही देखा है कि नॉर्थ पोल को ऊपर के तरफ ही रखा जाता है, साउथ पोल को नीचे। ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा होगा आपने कि नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल ऊपर, नहीं, हमेशा नॉर्थ पोल को ही ऊपर की तरफ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इट इज ए वेरी बिग मैग्नेट, और इस चुंबक का जो नॉर्थ पोल है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और साउथ पोल इस चुंबक का नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल को ही पृथ्वी का सिर माना गया है। यही कारण है नॉर्थ पोल सिर को हमेशा ऊपर रखा जाता है। दूसरी बात, हमारे प्राइमरी स्कूलों में भी भूगोल पढ़ाए जाते हैं, उसमें किताब होती है एटलस। अगर आपने देखा होगा उस किताब में इतना स्पष्ट दिखाया गया है कि पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती है ना। पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती है, और यही कारण होता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता हुआ दिखाई देता है। अगर ये घड़ी की दिशा में घूमने लगेगा तो सूरज पश्चिम से उदय होता हुआ दिखाई देगा, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर
घड़ी की उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा करती है, परंतु कब? जब नॉर्थ पोल के तरफ से देखेंगे तब। नॉर्थ पोल के तरफ से आपको क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी गति को आप साउथ पोल से देखिए, क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिखेगा, है ना? क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसी गति को नॉर्थ पोल से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और इसी गति को साउथ पोल से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ विजन चेंज हो गया। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी की पहली गति हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हुआ करती है, और पृथ्वी की दूसरी गति भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हुआ करती है, और ये दोनों गति एटलस के किताब में दिखाए गए हैं। परंतु हमने जो आपको पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में बताया, वो तीसरी गति हमेशा हमेशा घड़ी की दिशा में हुआ करती है। पहली गति एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी गति भी एंटी क्लॉकवाइज, परंतु तीसरी गति हमेशा घड़ी की दिशा में ही होती है। और इसका एकमात्र प्रमाण ये स्वस्तिका का चिन्ह ही है। अगर पृथ्वी की तीसरी गति नहीं होती तो यहां दो बड़ी लकीरें दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही लकीर दिखाना काफी था। परंतु चूंकि पृथ्वी की तीसरी गति होती है, इसीलिए ये जो ऑर्बिट की जो लकीर है कभी आड़ी हो जाती तो कभी खड़ी हो जाती। इसीलिए स्वस्तिका के दो बड़ी बीच की लकीरें सिद्ध करता है कि देयर इज थर्ड मोशन, पृथ्वी की तीसरी गति होती है। और चार छोटी लकीरें यह सिद्ध करता है कि वो तीसरी गति घड़ी की दिशा में होती है। इसलिए चारों लकीरों को क्लॉकवाइज ही दिखाए गए। अब हमारे पृथ्वी की तीसरी गति का जो रेफरेंस पॉइंट है वो भी पृथ्वी का नॉर्थ पोल ही है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हर 6 महीने के बाद हमारे पृथ्वी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, जिसके कारण ही उत्तरायण और दक्षिणायन बनता है। अब इस मॉडल में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पृथ्वी जब घूमते घूमते इस एंड पे आ जाएगी ना, तो भी नॉर्थ पोल इधर होगा, ये नॉर्थ पोल है। 6 महीने के बाद जब पृथ्वी दूसरे छोर तक चली जाएगी, दूसरे छोर में पहुंच जाएगी, तो भी नॉर्थ पोल इधर ही होगा। परंतु हमने इस मॉडल में इधर का नॉर्थ पोल को खास एरो मार्क किया है, इधर का नहीं किया। क्यों? क्योंकि इधर का जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल आगे बढ़ रहा है, साउथ पोल पीछे उसको फॉलो कर रहा है। तो इधर के नॉर्थ पोल को कहा जाता है लीडिंग नॉर्थ पोल, लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और पृथ्वी जब घूमते घूमते इस छोर पे आ गई तो यहां का नॉर्थ पोल साउथ पोल को फॉलो कर रहा होता है। तो इधर के नॉर्थ पोल को कहा जाता है लैगिंग नॉर्थ पोल। ये लीडिंग नॉर्थ पोल है, ये लैगिंग नॉर्थ पोल है। तो लीडिंग नॉर्थ पोल को ही पृथ्वी के तीसरी गति का आधार माना गया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे आपको ये स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि लीडिंग नॉर्थ पोल को ही क्यों तीसरी गति का आधार माना गया। आप देखिए, जब एक पिता अपने पुत्र को प्रॉपर्टी देता है, ज्यादा संपत्ति देता है, तो हमेशा ये कहता है कि ये मेरा उत्तराधिकारी है। वो कभी नहीं कहता ये मेरा पश्चिमाधिकारी है या दक्षिणाधिकारी, नहीं कहता है, उत्तराधिकारी कहता है। क्यों? क्योंकि उत्तर शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, उत्तर वृद्धि को प्राप्त करना। तो ये नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने वाली लीडिंग नॉर्थ पोल को ही पृथ्वी के तीसरी गति का आधार माना गया है। अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल घूमते घूमते जब ये पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश कर जाएगा तो ठीक यहीं से सतयुग शुरू हो जाएगा। 1250 साल बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल घूमते घूमते जब नीचे की तरफ प्रवेश करेगा तो ठीक यहीं से त्रेता युग शुरू हो जाएगा। अगले 1250 साल बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल घूमते घूमते जब नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करेगा तो ठीक यहीं से द्वापर युग शुरू हो जाएगा। और अगले 1250 साल बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब ऊपर की तरफ प्रवेश करेगा तो ठीक यहीं से कलयुग शुरू हो जाएगा। परंतु जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है, उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक बहुत 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 बड़ा चमत्कार हो जाता है। वो क्या चमत्कार होता है? देखिए,
हम बाबा के बच्चे जानते हैं, हमने पहले भी बताया कि संगम युग में शिव परमात्मा का अवतरण होता है और यहीं पर परमात्मा अवतरित होकर के पतित कलयुग दुनिया को पावन सत्य की दुनिया में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं? परमात्मा सबसे पहले हम आत्माओं को सत्य ज्ञान की समझ देते हैं। सत्य ज्ञान, आज दुनिया में ज्ञान की भरमार है, गूगल में जो भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, परंतु सत्य ज्ञान तो उसे कहा जाता है जो आत्मा को सतो प्रधान बनावे, आत्मा को पॉजिटिव बनावे। तो ये ईश्वरीय ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। साथ साथ राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास, जब मास स्केल में अनेक आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा पवित्र बनने लगती हैं, तो उन एक एक आत्माओं के कलेक्टिव संगठित पवित्रता के वाइब्रेशन के फलस्वरूप इस पृथ्वी का भौतिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और वो भौतिक परिवर्तन 3 विधि के द्वारा होते हैं। एक है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, दूसरा है सिविल वार, गृह युद्ध, और तीसरा एंड फाइनल वो है परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वार। इसका मतलब ये हुआ, जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक भयंकर परमाणु युद्ध अवश्य होगा, क्योंकि बिना परमाणु युद्ध के इतने बड़े विशाल सृष्टि का संपूर्ण परिवर्तन होना संभव ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने कहा हुआ है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी, सब नया हो जाएगा, A to Z। तो इतना बड़ा विशाल परिवर्तन परमाणु युद्ध के बिना संभव ही नहीं। तो अभी जब ये परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा, शुरू तो हो ही चुका है, हम सब जानते हैं, समाचार तो सुनते पढ़ते हैं। जब ये युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा, उस समय हमारे पृथ्वी पर बहुत बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। और उनमें से सबसे पहला परिवर्तन तो ये होगा, जब इतने शक्तिशाली एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब की बौछार एक साथ होगी। क्योंकि एक देश चालू करेगा तो कोई रुकेगा नहीं, उस समय थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। तो उस समय इतने सारे बमों के बौछार से हमारे पृथ्वी के ऊपर इतनी जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हो जाएगी कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सेकंड से भी कम समय में सब कुछ जल के पिघल के राख भूसा पाउडर हो जाएगा। क्योंकि एक एटॉम बम जहां भी गिरेगा, मैं एक एटॉम बम की बात कर रहा हूं, एक एटॉम बम जहां भी गिरेगा कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा करेगा। हम सब जानते हैं एटॉम बम का आविष्कार कब हुआ? 1944 में। और उसका पहला प्रयोग कब हुआ? 6 अगस्त 1945, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में डाला और उसके 2 दिन बाद नागासाकी में डाला। वो तो बेबी बम थे, ट्रायल वाले थे। रिकॉर्ड में कहा गया है कि उन दिनों उस बेबी बम के द्वारा 4000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा हुआ था, उस बेबी बम के द्वारा। और अभी तो इतने एडवांस बने हैं कि एक एटम बॉम्ब से 1 मिलियन 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा होगा। और आप सोचिए, उस भयंकर विनाश की परिस्थिति में तृतीय विश्व युद्ध के दौरान एक बम तो नहीं गिरेगा ना, इतने सारे। आज अलग अलग देशों के पास कितने आवश्यकता से भी अधिक बम है। तो जब उन सब, वो बाबा मुरली में कहते हैं ना कि बम रखने के लिए तो बने नहीं है, सब उसका प्रयोग होना है। तो आप सोचिए, इतने बमों का इकट्ठे बौछार से वो तो करोड़ों डिग्री जाएगा, है ना। तो आप सोचिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पृथ्वी पर ऐसी कोई भी धातु,
ऐसी कोई भी मेटल, कोई भी चीज मौजूद ही नहीं है जो 3000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सहन कर सके। तो आप सोचिए इतने करोड़ों डिग्री टेम्परेचर से इस पृथ्वी का क्या हाल होने वाला है, जिसको बाबा मुरली में कहा करते हैं इस बंबोर को आग लगनी है, लगनी जरूर है। तो बंबोर को आग लगनी माना ही परमाणु युद्ध होना। तो जब ऐसी परिस्थिति होगी, बंबोर को आग लगेगी, परमाणु युद्ध होगा, उस समय हमारे पृथ्वी पर सातों के सातों भूखंड की जमीन, ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स की जो जमीन है, जल के पिघल कर राख भूसा पाउडर हो जाएगी। जब सारी जमीनें भूसा पाउडर हो जाएगी तो इमीडिएटली, तुरंत हमारी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है सारी राख हुई जमीनों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो अपना काम करेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब सभी जमीन, पृथ्वी पर जितने भी देश है, सब के सब समुद्र के अंदर समा जाएगा, पृथ्वी के भूगर्भ में चला जाएगा। सारी जमीनें पृथ्वी के भूगर्भ की तरफ दौड़ी खींची चली जाएगी और कोर में सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठी होकर के एक विशाल भूमि का रूप ले लेगी। अंदर सारे देश समुद्र के अंदर चले जाएंगे। परंतु जो मैं चमत्कार की बात कर रहा था, वो चमत्कार ये होगा कि सारे के सारे देश पृथ्वी के भूगर्भ में चले गए, परंतु हमारी भारत की भूमि कभी भी समंदर के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा चमत्कार कैसे होगा? इसके पीछे 3 कारण हैं और उसका पहला कारण यह है कि हमारी भारत भूमि के ऊपर स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा का अवतरण होता है, जो कि इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा का अखुट भंडार है, पवित्रता का सागर है। तो परमात्मा के अवतरण से हमारी भारत की भूमि उनके पॉजिटिव एनर्जी के सूक्ष्म वाइब्रेशन से रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। कोई भी दूसरा देश अगर हमारे भारत देश के ऊपर अटैक करना चाहता है एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा, तो उनके नेगेटिव संकल्प को परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी उसको वहीं पर ही रोक देता है। और यही कारण होता है उन देशों के प्रमुखों को कोई न कोई कारण नजर आता है जिसके कारण वो भारत पर अटैक करने का प्रोग्राम पोस्टपोन्ड करता ही रहता है। फिर भी अगर वो अटैक करना चाहता है तो फाइनल अटैक करने से ठीक पहले या तो कोई तीसरा ही देश उस पर अटैक कर देगा, या फिर कोई ऐसी भयंकर प्राकृतिक आपदा आ जाएगी जिससे उस देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वरना भारत में भी अगर किसी ने एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया तो भारत की जमीन भी राख होकर के अंदर चली जाए, परंतु वो काम परमात्मा होने ही नहीं देता है। न केवल भारत में परमाणु युद्ध परमात्मा रोकता है, बल्कि भारत के आस पड़ोसियों में भी परमात्मा वहां भी परमाणु युद्ध नहीं होने देता है, क्योंकि अगर आस पड़ोस के देशों में भी परमाणु बम फटा तो भारत में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए भारत सहित भारत के आस पड़ोस के देशों में कभी भी परमाणु युद्ध नहीं होता है। अब इसका दूसरा कारण यह है कि सृष्टि पर एक बहुत सुंदर एक यूनिवर्सल लॉ है जो भारत की रक्षा करता है। वो यूनिवर्सल लॉ क्या है? देखिए, यहां पर हर चीज गोल है, एवरीथिंग इज साइक्लिक, हर चीज का एक सर्किट कंप्लीट होता है। इतना तक कि जो हम संकल्प करते हैं ना, उसका भी सर्किट कंप्लीट होता है। मान लीजिए मैंने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, बुरा सोचा, वही नेगेटिव संकल्प जो मैंने दूसरे के लिए किया कुछ समय बाद मेरे पास ही लौट के आएगा और सर्किट कंप्लीट होगा। परंतु जब मेरे पास लौट के आएगा ना, तो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के लौटेगा और सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा। इसलिए परमात्मा ने हमको यही शिक्षा दी है कि हमेशा हर आत्मा के प्रति हमको पॉजिटिव संकल्प ही करने हैं।
हमारे प्रति कोई कितना भी नेगेटिव संकल्प कर रहा है, करने दीजिए, हमें नहीं करना है। क्योंकि हमारा पॉजिटिव संकल्प जब हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के लौटेगा, तो वही पॉजिटिव संकल्प हमारे लिए सुरक्षा कवच बनेगा, वही हमारी रक्षा करेगा। अब देखिए, हमारा भारत देश कभी भी दूसरे देश पर अपने आप अटैक करने का संकल्प नहीं करता है, ना कभी करेगा, है ना? इसीलिए भारत देश को माता कहा जाता है। माता कभी अपने बच्चों पर अटैक नहीं करता है। अब आप देखिए, कोई दूसरा देश अगर भारत के ऊपर बार बार अटैक करने का नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव प्लानिंग बना रहा है, तो उसका जो नेगेटिव संकल्प है, उसी का विनाश सबसे पहले करता है। यही यूनिवर्सल लॉ है, इसी से भारत की रक्षा होती है। हमारे भारत देश में रक्षा मंत्रालय तो है, आक्रमण मंत्रालय है ही नहीं। भारत कभी भी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करता है। भारत का सिद्धांत है जियो और जीने दो। अब इसका तीसरा कारण है कि हम सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में लावा भरा हुआ है। लावा, आग का गोला है, अंदर आग का गोला है, लावा है। और वही लावा जब कहीं से लीक होता है तो ज्वालामुखी बन के निकलने लगता है। अब देखिए, अब उस भयंकर विनाश की परिस्थिति में जब सारी जमीनें पृथ्वी पे के भूगर्भ की तरफ दौड़ेगी, गुरुत्वाकर्षण उनको खींचता रहेगा, तो उस समय ये सारी जमीनें अंदर जाकर के वो लावा की जगह को ऑक्युपाई कर लेगा। लावा का स्थान वो जमीन ले लेगी और वो लावा को बाहर फेंक देगा। तो सातों के सातों भूखंड की जमीन अंदर इकट्ठी होकर के विशाल भूमि का रूप अंदर कोर में आ गई और उसके चारों तरफ बाहर बाहर लावा हो जाएगा। लावा को बाहर फेंक देगा। अब लावा क्या करेगा? लावा समुद्र के तले में टच हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि समुद्र के नीचे, समुद्र के तले में 90% बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ और चट्टान मौजूद है ना? बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ और चट्टान मौजूद है। तो लावा उन सारे बर्फ के पहाड़ और चट्टानों को पिघला देगा। और न्यूक्लियर बॉम्ब की गर्मी क्या करेगी? पृथ्वी के जो दोनों पोल है उसमें जो बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स के चादर है उसको पिघला देगा। तो अंदर और बाहर के सारे बर्फ पिघल जाएंगे और बर्फ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और साथ साथ सी लेवल, समुद्र तल 100% बढ़ जाएगा। तो तीसरा कारण यह है कि समुद्र तल कितना भी क्यों न बढ़ जाए, फिर भी हमारे भारत की भूमि का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार हमारे भारत की भूमि की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि मीन सी लेवल से बहुत ऊंचा है। और इसका प्रमाण आपको हर रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन में जो बोर्ड है ना, वो जो लिखा रहता है, तो फलाना शहर लिखा रहता है नीचे, फलाना शहर समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है। और जितना आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे ना, उतनी उसकी मीटर आपको मीटर की ऊंचाई दिखती जाएगी। तो हाँ, इतना जरूर होगा कि समुद्र तल बढ़ने के कारण ये भारत का जो तीनों तरफ का कोस्टल एरिया है, समुद्र का किनारा है, वो सब के सब डूब जाएंगे। परंतु फिर भी तीव्र गति के भूकंप के कारण और कुछ ऊपरी ज्वालामुखी फटने के कारण फिर से नए सिरे से कुछ जमीनें भारत की एक तरफ उभरेगी और उसी से भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। ये जो भारत का नक्शा भी है ना, ये सचमुच में नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी। तो भारत का पुराना नक्शा सचमुच में क्यों होगा? नई दुनिया, नया भारत, नया नक्शा बनेगा। क्योंकि अब ये जो भारत का नक्शा बना हुआ है ना, इसमें 100% वास्तु दोष है। और यही कारण है कि जब से ये नक्शा बना है और जब तक रहेगा,
भारत के ऊपर तकलीफें, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, तकलीफें बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होने वाली है। और उस भयंकर हलचल में जो भारत का नया नक्शा बनेगा वो 100% वास्तु साइंस के अनुकूल हो जाएगा। अब अगला परिवर्तन क्या होगा? अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जब सारी जमीनें पृथ्वी के भूगर्भ में चली जाएगी तो जमीन अंदर जाकर के उसकी सेटलमेंट अंदर अंदर इस तरीके से सेट हो जाएगी कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी दो गोलार्ध, दोनों तरफ अंदर अंदर बराबर जमीनों का बंटवारा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, देखिए हम सब जानते हैं, हम आत्मा जो संकल्प करते हैं ना, वो संकल्पों के जो वाइब्रेशंस है वो प्रकृति के पांचों तत्व रिसीव करती है। और जिस क्वालिटी का संकल्प हम करते हैं प्रकृति अपने आप को वैसे ही ढाल लेती है। अभी वर्तमान समय हम बीके भाई बहन है, बहुत तो थोड़े 5 पांडव माना 5% हम बीके भाई बहन है जो राजयोग का मेडिटेशन करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। हमारी तुलना में करोड़ों आत्माएं नेगेटिव है, जो उनके नेगेटिव वाइब्रेशन लगातार पांचों तत्वों को मिल रही है, इसलिए पांचों तत्व तमोप्रधान हो गए। अब उस भयंकर विनाश के दौरान सारे की सारी नेगेटिव आत्माएं अपने घर परम धाम चली जाएगी, तो उस समय प्रकृति के पांचों तत्वों को उन नेगेटिव आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशन मिलना बंद हो जाएगा। परंतु भारत में कुछ पवित्र आत्माएं जीवित रहेंगी, जिनको हम अपनी भाषा में एडवांस पार्टी कहते हैं। उन पवित्र आत्माओं की पॉजिटिव एनर्जी उस समय प्रकृति के पांचों तत्वों को लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि ऑपोज करने वाले नेगेटिव आत्माएं है ही नहीं, और पॉजिटिव माना ही बैलेंस। तो उन पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए पांचों तत्व अपने आप को बैलेंस स्टेज में स्थित कर लेती है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार उन एडवांस पार्टी की पवित्र आत्माओं के पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए हमारी भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व भूमध्य रेखा के दोनों तरफ अंदर अंदर अपने आप बराबर हिस्सों में जमीनों का बंटवारा कर लेगी। तो जब दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध में जितनी जमीन, उतनी जमीन दक्षिणी गोलार्ध में जब बराबर हिस्सों में जमीनों का बंटवारा हो जाएगा तो पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस होते ही अभी वर्तमान समय पृथ्वी की एक्सिस जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एक ही झटके में 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बैलेंस हो गई। बैलेंस होने के बाद झुकने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी तो तुरंत अगला परिवर्तन ये होगा कि विनाश के बाद सतयुग त्रेता युग में सूर्य के प्रकाश और गर्मी दोनों पोल पर एक जैसी पड़ेगी। जितनी प्रकाश यहाँ पर उतनी प्रकाश साउथ पोल में पड़ेगी। इसीलिए सतयुग में साल भर 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होगी, इक्वल डे इक्वल नाइट। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लंबा दिन छोटे रात छोटे दिन। वो तो तब होता है जब झुकती है, सीधी खड़ी है तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे के ही रात होंगे। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जितनी गर्मी, सूर्य की जितनी गर्मी नॉर्थ पोल में पड़ रहा है उतनी मात्रा में गर्मी साउथ पोल में भी पड़ेगा इकट्ठा एक ही समय, क्योंकि सीधी खड़ी है। इसीलिए सतयुग त्रेता युग में पृथ्वी के दोनों पोल में बर्फ जमा ही नहीं होगा, क्योंकि ठंडी है ही नहीं, गर्मी है, जितनी गर्मी उतनी गर्मी इधर, तो दोनों पोल में बर्फ जमा ही नहीं होगा। हमारे सतयुग के देवी देवताओं को पता ही नहीं होता है बर्फ क्या चीज है, इसलिए वे कभी आइसक्रीम नहीं खाते। अब देखिए, अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी तुरंत अगला परिवर्तन ये होगा कि वो जो सारी जमीनें अंदर जाकर के इकट्ठी हुई ना, उस विशाल भूमि का एक ही सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बनेगा। इसीलिए हमारी पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है वो स्थिर हो जाएगी, स्टेबल, स्थिर हो जाएगी।
और हम सब जानते हैं कि सूर्य का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पहले से स्थिर है। अब जब दोनों का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो चुका होगा तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी स्थिर हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी में कोई हलचल नहीं। तो जब सूर्य से पृथ्वी का दूरी स्थिर हो जाएगी तो सतयुग त्रेतायुग में पृथ्वी सूर्य से एक ही दूरी बनाए रखते हुए, एक ही दूरी मेंटेन करते हुए, ये जो ऑर्बिट है ना, ये गोल हो जाएगी। अभी चपटी है ना, अभी एलिप्टिकल है, उसके बजाय जो गोल हो जाएगी, फुल सर्कुलर हो जाएगी। अब ऑर्बिट गोल होते ही सूर्य के प्रकाश और गर्मी पृथ्वी पर साल भर एक जैसी पड़ेगी, कॉन्स्टेंटली। यही कारण होगा कि सतयुग त्रेतायुग में साल भर एक ही मौसम हुआ करेगी। वहां पर सर्दी, गर्मी, बारिश का अलग अलग मौसम कभी नहीं होता है, एक ही सदाबहार वसंती ऋतु ही हुआ करती। बारिश रोज होगी, परंतु कब होगी? जब रात को देवी देवताएं सो जाएंगे उसके बाद बारिश होगी। और बारिश भी कैसी होगी? स्प्रे जैसी। वो आजकल वो झमाझम कीचड़ बाढ़ वाली बारिश नहीं होगी, स्प्रे जैसी बारिश होगी। जितनी जरूरत है उतनी बारिश होगी, क्योंकि देवी देवताओं को रोज फ्रेश वाटर चाहिए, है ना। तो और बारिश, देवी देवताओं के जगने से पहले बारिश बंद हो जाएगी और ये रोज चलेगा। अब एक प्रश्न उठता है, आप कल्पना कीजिए साल भर एक ही मौसम है, साल भर वसंत ऋतु है, तो साल कब शुरू हुआ कब पूरा हुआ पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। अभी तो पता चल रहा है ना, उस समय पता नहीं चलेगा। इसीलिए सतयुग त्रेतायुग में कैलेंडर नहीं होते, यहाँ पांचांग नहीं होता, यहाँ किसी को तिथि तारीख लिखने की जरूरत ही नहीं है। सतयुग त्रेतायुग में ना तो संडे मंडे होता है, ना जनवरी फरवरी होती है, बिल्कुल नहीं। दिन रात होते हैं, वर्ष होते हैं, है ना। इसीलिए अब देखिए, अब ये सतयुग का 111 क्या है? अभी तो कहते हैं ना दिन, महीना और साल ऐसे लिखते हैं ना डेट, परंतु सतयुग का 111 क्या है? वो डेट क्या है? पहला दिन, पहला वर्ष, पहला युग, ये है 111, क्योंकि वहां महीना होता ही नहीं है। अब देखिए, अब परंतु फिर भी प्रकृति एक ऐसी व्यवस्था देती है जिसके आधार पर पता चलता है कि पुराना साल गया और नया साल है। वो क्या है? देखिए, वहां पर एक विशेष प्रकार के फल और फूल हुआ करते हैं जिसको पकने में साल भर लग जाता है। प्रकृति दासी है। तो जब वो फल फूल सामने आता है तब पता चलता है पुराना साल गया और नया साल आया। और इसी के आधार पर ही सतयुग में हर साल लक्ष्मी नारायण के ताज पोशी का दिवस मनाया जाता है, एनुअल डे सेलिब्रेशन। वहां और कोई त्योहार तो होते ही नहीं। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी तो पृथ्वी के चारों ओर जो चांद घुमा करेगा उसकी सेटिंग ऐसी सेट हो जाएगी कि सतयुग में रोज रात्रि को पूर्णिमा होगी, एवरी नाइट फुल मून, रोज पूर्णिमा होगी। सतयुग त्रेतायुग में ना तो अमावस्या होते हैं न ग्रहण लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा पवित्र है, 16 कल संपूर्ण पवित्र है। अगर सतयुग में भी अमावस्या हो जाए तो देवी देवताओं को अंधेरे में रहना पड़ेगा, पर यह संभव नहीं है। तो वहां रोज पूर्णिमा होगी। अब वहां पर देखिए, महलों में ना, सतयुग के जो महल होते हैं उन महलों में खिड़की दरवाजे के पल्ले नहीं होते, है ना, केवल ट्रांसपेरेंट पर्दा होता है। और जैसे सूर्य अस्त हुआ, चांद उदय हुआ, चांद की रोशनी खिड़की दरवाजे से अंदर आएंगी। दीवारों में जो हीरे जवाहरात मड़े होंगे एक एक हीरो पर पड़ेंगे, वो एक दूसरे पर, दूसरे तीसरे पर, इसी तरीके से पूरा महल मल्टी कलर से जगमगा जाएगी। अब देखिए, अब यहां पर रोज पूर्णिमा होगी और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। उसका साइंटिफिक रीजन यह है कि क्यों रोज पूर्णिमा होगी। देखिए, परमाणु युद्ध के बाद, महाविनाश के बाद जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाती है
तो तुरंत पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती, खत्म नहीं होती, मिनिमम होता है। उस समय की तुलना में आज वर्तमान समय पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक है अभी, और हर जगह एक जैसी नहीं है, वो वेरी करता है। और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है बर्मुडा ट्रायंगल। अगर आपने सुना होगा, ये सेंट्रल अमेरिका में मियामी शहर के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर एक अदृश्य त्रिकोण बना हुआ है, जो बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। कोई भी ठोस चीज ऊपर से गुजरती है तो चीज गायब हो जाता है। रिकॉर्ड के अनुसार ये कहा गया है कि अभी तक 50 समुद्री जहाज, 250 हवाई जहाज और 8000 लोग गायब हो चुके हैं उसके ऊपर से गुजरने के कारण। अभी तो उसको सील कर दिया है, उसके ऊपर किसी को जाने नहीं देते। तो वो एरिया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वो मैक्सिमम पॉइंट है। अब वहीं पर ऐसा क्यों होता है? वैसे तो कई लोग दावा करते हैं, आपने यूट्यूब में सुना होगा, कई लोग दावा करते हैं इसका राज खुल गया, परंतु इसका यथार्थ कारण कुछ और ही है। वो मैं आपको यथार्थ कारण बताता हूं। उसका यथार्थ कारण ये है कि देखिए, पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट, और बर्मुडा ट्रायंगल का सरफेस एरिया, उसके रेडियस के बीच में काफी गहरा तक बीच में केवल और केवल समुद्र का पानी ही पानी है। वहां पर न कोई जमीन है, न दलदल है, न बर्फ है, न तेल है, न गैस है, न काई है। बाकी हर जगह यही कुछ मौजूद है। तो वही एक जगह ऐसा है समंदर के अंदर कि वहां पर कोई ठोस चीज मौजूद ही नहीं है, केवल समुद्र का पानी है। अब जब अंदर कोई ठोस चीज है ही नहीं और ऊपर से कोई ठोस चीज गुजर रही है, तो धरती उसको खींच लेती है, क्योंकि उसको तो अपना गड्ढा भरना है। अब भयंकर महाविनाश के दौरान जब सारी जमीनें अंदर खींची चली जाएगी, तो अंदर कोई खाली जगह होगी ही नहीं, सारी जमीन अंदर पूरा फुल पैक है ना। तो उस समय हमारे पृथ्वी को जो कुछ खींचना था खींच चुकी होगी, इसलिए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सैचुरेटेड हो जाती है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। और वैसे भी गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार उसमें यह भी कहा गया है कि मास वॉल्यूम होगा तो लेस ग्रेविटी होगी, और अंदर जमीन नहीं होगी तो मैक्सिमम ग्रेविटी होगी। ये इनवर्सल प्रोपोर्शन होता है। तो अभी वर्तमान समय पृथ्वी के भूगर्भ में जमीन है ही नहीं, लावा है भूगर्भ केंद्र बिंदु में, तो इसीलिए मैक्सिमम ग्रेविटी अभी है। विनाश के बाद सारी जमीनें अंदर चली जाएगी तो इनवर्सल प्रोपोर्शन लेस ग्रेविटी, मिनिमम ग्रेविटी होगी। अब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होते ही, आप देखिए, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा हमारे देवी देवताओं के चित्रों में, सतयुग के देवी देवताओं के चित्रों में क्या दिखाया जाता है? ऊपर से नीचे तक गहनों से लदे हुए दिखाते हैं, उनको बोझ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। दिन भर राज करते थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। वहां महल फटाफट बनते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। वहां क्रेन की जरूरत नहीं, सब लाइट मेटल है ना। एक तो लोहा तो होता ही नहीं, स्वर्णिम युग है, लोहा तो सारा अंदर चला जाएगा, है ना। एक तो लाइट मेटल, ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स कम, तो फटाफट बनते, मिनट मोटर का काम होता है, महल बनने में टाइम नहीं लगता है। अच्छा, अभी वह पुष्पक विमान को उड़ाने के लिए आजकल के एरोप्लेन जैसा भारी भरकम मशीनें नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होते ही चांद एक झटके से पीछे आ जाता है, क्योंकि आकर्षण कम हो गया। और उस झटके के कारण चांद ऐसा पलटी खा करके सेट हो जाता है कि आपने आजकल देखा होगा पूर्णिमा के दिनों में चांद में काले धब्बे दिखाई देते हो, चांद के बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो सतयुग त्रेतायुग में वो गड्ढे गुड्ढे नहीं दिखते, उसका ऑपोजिट प्लेन एरिया ही चांद का दिखाई देता है। तो और यही कारण होता है कि सतयुग त्रेतायुग में चांद सबसे ज्यादा रोशनी देता है, क्योंकि गड्ढे रोशनी सोख लेते हैं और प्लेन एरिया फुल लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो हमको दो कारण मिल गए, एक तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई, दूसरी चांद की थोड़ी दूरी बढ़ गई। इन दोनों कारणों के प्रभाव के फलस्वरूप
पृथ्वी के चारों ओर जो चांद की घूमने की जो गति है, उसकी वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है, इतनी धीमी हो जाती है, इतनी धीमी हो जाती है जैसे कि चांद पूर्णिमा के स्थिति में रुक गई हो। वास्तव में रुकती नहीं है, पर उसकी वेलोसिटी इतनी नेग्लिजिबल है कि रुकने के ही बराबर है। यही कारण होता है कि सतयुग में रोज पूर्णिमा होती है। अब देखिए, ये तो हुई सुख की दुनिया, आत्माओं से भी सुख तो प्रकृति से भी सुख। अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल 2500 साल का पॉजिटिव साइकिल पूरा करने के बाद जब ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है तो यहां भी एक नेगेटिव परिवर्तन आता है। वो कैसे आता है? देखिए, हमने देखा कि सतयुग के शुरू में, सतयुग के फर्स्ट फेज में ही पृथ्वी की सारी जमीनें भूगर्भ के अंदर है ना, ह्यूज लैंड इनसाइड, है ना, विशाल भूमि के अंदर। तो उसी समय से पृथ्वी के भूगर्भ केंद्र बिंदु में, उस जमीन के केंद्र बिंदु में गर्मी और गैस, हीट एंड गैस डेवलप होना शुरू हो जाता है। गर्मी और गैस पकना शुरू हो जाता है। शुरू में तो बहुत थोड़ा होता है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अंदर का जो गर्मी और गैस है उसका प्रेशर और एरिया धीरे धीरे बढ़ने लगता है, अंदर अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। त्रेता के अंत तक, माना 2500 साल के अंत तक, वही अंदर की गर्मी और गैस का एरिया और प्रेशर अंदर 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 इतना बढ़ चुका होता है कि अंदर अंदर पूरी पृथ्वी एक गैस सिलेंडर बन चुकी होती है। परंतु उस समय त्रेता के अंत तक वो जो गैस का प्रेशर है बाहर नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि अंदर की जो जमीन है उसकी जो बाहरी परत है बहुत मोटी और सख्त, हार्ड होती है। यही कारण होता है अंदर के उस प्रेशर को रोकने में समर्थ होता है। परंतु जैसे ही ये लीडिंग नॉर्थ पोल नेगेटिव साइकिल में प्रवेश कर जाता है तो उस समय मौजूद आत्माओं के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश हो जाती है। नेगेटिव माना विकार, नेगेटिविटी माना विकार। तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन जब पहली बार सतो प्रधान प्रकृति में मिक्स होता है तो सतो प्रधान प्रकृति को सहन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर एक अमृत का कलश है, एक बूंद जहर डाल दीजिए, पूरा का पूरा अमृत जहर बन जाता है। पूरा तपेला दूध भरा, एक बूंद नींबू डाल दीजिए, पूरा का पूरा दूध फट जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब पहली बार सतो प्रधान प्रकृति में नेगेटिव वाइब्रेशन मिक्स होता है तो सतो प्रधान प्रकृति में एक बहुत बड़ा हलचल पैदा हो जाता है। और यही कारण होता है कि नेगेटिव साइकिल द्वापर युग शुरू होते ही यहां पर सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंप आता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंप आता है। और जैसे भूकंप आता है तो पूरी जमीनों में दरार पड़ जाती, क्रैक्स आ जाते। और जैसे दरार पड़ गया तो अंदर जो गर्मी और गैस का प्रेशर बढ़ चुका था उसको निकलने का रास्ता मिल जाता है। जैसे रास्ता मिलता है इतनी भयंकर तेज गति से वो गैस का प्रेशर बाहर निकलता है कि अंदर की पूरी जमीन को फाड़ देता है। एक भयंकर इंटरनल एक्सप्लोजन होता है, एक भयंकर आंतरिक विस्फोट होता है। और उसी विस्फोट के कारण ही अंदर की जो एक खंड जमीन थी वो टुकड़े टुकड़े में बट के चारों ओर बिखर जाता है और समुद्र के सतह पे आ जाता है और फिर से सातों महाद्वीप का पुनः निर्माण हो जाता है। 7 कॉन्टिनेंट्स फिर से बन जाते हैं। और उसी के पैरेलल में जो गर्मी का प्रेशर है चारों तरफ से ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगते हैं और उन्हीं ज्वालामुखियों के द्वारा बड़े बड़े विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल आदि आदि। इतने बड़े बड़े पहाड़ सतयुग त्रेतायुग में नहीं होते हैं। पहाड़ी होते हैं पर इतने बड़े पहाड़ नहीं होते हैं जो बर्फ जमा हो जाइए है। हाँ, अभी भी आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पृथ्वी पर जितने मैक्सिमम कंट्रीज मौजूद है, जितने ज्यादा से ज्यादा देश मौजूद है, मैक्सिमम कंट्रीज
भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ ही ज्यादा है साउथ पोल की तुलना में। और जितने भी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ ही ज्यादा है साउथ पोल की तुलना में। इसका मतलब यह हुआ कि त्रेता के अंत में जब आंतरिक विस्फोट हुआ तो उस समय पृथ्वी की मैक्सिमम जमीन, ज्यादा से ज्यादा जमीन नॉर्थ पोल की तरफ खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी भारत की भूमि भूमध्य रेखा के ऊपर ही होता है। हमारी भारत की भूमि भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ ही होता है, तो जमीन जमीन को खींचता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जमीन नॉर्थ पोल की तरफ खिसक जाती है। खिसकते ही नॉर्थ पोल भारी हो जाता है, भारी होते ही पृथ्वी इम्बैलेंस हो जाती। इम्बैलेंस होते ही सत्युग त्रेतायुग में जो पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी थी, फिर से एक ही झटके में 23.5 डिग्री झुक गई, क्योंकि इम्बैलेंस हो गई। और जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकती है तो तुरंत पृथ्वी का ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी ही डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अंदर एक खंड जमीन थी तो एक ही सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी था, और वही जमीन टुकड़े टुकड़े में बन गए तो जितने टुकड़े उतने सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी हर एक टुकड़ों का बन गया, तो ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी ही डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी का डिस्टर्ब हो गया तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी घटना बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सत्युग त्रेतायुग में ये ऑर्बिट जो गोल हुआ करती थी, नेगेटिव साइकिल शुरू होते चपटी हो गई, है ना, एलिप्टिकल शुरू हो गई। एलिप्टिकल होते ही अलग अलग मौसम बनना शुरू हो गया। तो यहां से लेकर के कलयुग के अंतर लगातार कहीं ना कहीं भूकंप ज्वालामुखी फटते रहते हैं। और यही कारण होता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यताओं का उदय भी हुआ और विलय भी हो गया। अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब नेगेटिव साइकिल पूरा करके जब फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, उससे ठीक पहले इस वर्ल्ड ऑर्डर की फिर से रीसेटिंग होगी। हमने देखा कि त्रेता के अंत में आंतरिक विस्फोट के कारण जमीनें बिखर गई। अब रीसेटिंग के दौरान उन्हीं बिखरी हुई जमीनों को फिर से इकट्ठा होना है। वो कैसे होगा? उसके लिए चाहिए एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी ताकत। वो कहां से आएगा? उसी के लिए ठीक सही समय पर ड्रामा प्लान अनुसार हमारे वैज्ञानिकों ने एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, पता नहीं कितने कितने बॉम्ब बनाए हैं, है ना? और हम सब जानते हैं ये कोई एक दो तो नहीं है, कितने देशों में आवश्यकता से अधिक मौजूद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर फिर से परमाणु युद्ध होगा, और उसी परमाणु युद्ध के दौरान सातों के सातों भूखंड की जमीन फिर से बटोर करके इकट्ठी हो जाएगी, और फिर से हमारी पृथ्वी बैलेंस होकर सीधी खड़ी हो जाएगी और सटीक आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हर 5000 साल बाद इस सृष्टि की ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं एवं खगोलीय घटनाओं की हूबहू पुनरावृत्ति होती ही रहती है। ओम शांति।